पार्टी में नई जीन्स पहन कर गए हो, तुम सोच रहे हो तुम पार्टी में जाओगे, लोग तुमसे तुम्हारी नई जीन्स के बारे में पूछेंगे, कहां से ली, कितने की ली, और हुआ क्या, जीन्स को लोगों ने इग्नोर कर दिया और तुम्हारे शूज के, तुम्हारे स्नीकर्स के बारे में पूछने लगे। कितना अजीब लगेगा नहीं? तो कुछ ऐसा ही झाम रूसो ब्रदर्स के साथ हो गया है। उनकी अपकमिंग मूवी जो नेटफ्लिक्स पर आ रही है द इलेक्ट्रिक स्टेट, उसके प्रमोशन के लिए वो जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं। बट जितने भी इंटरव्यूज में वो जाते हैं उनसे इलेक्ट्रिक स्टेट के बारे में तो बहुत मतलब ना के बराबर ही पूछा जाता है। हर कोई उनसे एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बारे में पूछने लग जाता है। और इन इंटरव्यूज में रूसो ब्रदर्स ने सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे को लेकर काफी सारे नए रिवील्स कर दिए हैं, इंक्लूडिंग देयर रन टाइम एज वेल। सो सारी चीजों के बारे में एक एक करके तुम्हें बता देता हूं। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू बज़बीम। एंड सबसे ऑसम अपडेट तो यही है कि विक्टर वॉन डूम की जो बैक स्टोरी हमें एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाई जाएगी, उसे लिखने में एक्चुअल में आरडीजे का भी हाथ होगा। रूसो ब्रोस ने बताया कि इस टाइम आरडीजे डूम के कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस चुके हैं एंड वो इसकी बैक स्टोरी को लिख रहे हैं। इवन डूम के कॉस्ट्यूम को लेकर भी आरडीजे के पास काफी सारे न्यू आइडियाज हैं कि उसका कॉस्ट्यूम कैसा हो। मतलब कुल मिलाकर आरडीजे जितना हो सके खुद अपनी साइड से डूम को और बेटर से बेटर आउटलुक देने में लगे हुए हैं। और जाहिर है उनके इतने सारे सजेशंस में कुछ सजेशंस को मार्वल एक्चुअल में मूवी में अप्लाई भी करेगा। FYI, ये जो डिटेल्स रूसो ब्रदर्स ने दी हैं ये उन्होंने एंटरटेनमेंट टुनाइट को दिए गए इंटरव्यू में दी है। इफ तुम चाहो देन इस इंटरव्यू को ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हो। बट कल से मेरे यूट्यूब पर एक वीडियो मतलब बहुत सजेस्ट हो रही थी कि कोलाइडर पर रूसो ब्रदर्स ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें टाइटल था कि रूसो ब्रदर्स ने एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स का रन टाइम रिवील कर दिया। मैंने सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने उस वीडियो को देखा, बहुत ध्यान से देखा एंड फिर मैंने अपनी इस पर एक्स्ट्रा रिसर्च भी करी, जो निकल कर आया सामने भाई बहुत मजेदार है। तो फाइनली अब डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स का टेंटेटिव रन टाइम सामने आ चुका है। रूसो ब्रदर्स ने बताया कि एवेंजर्स डूम्सडे अराउंड 2.5 आवर्स की, वहीं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स अराउंड 3 आवर्स की होने वाली है। लेकिन वेट, ये कोई फाइनल रन टाइम नहीं है मूवीज का, ये एक टेंटेटिव रन टाइम है, यानी कि एक अंदाजा है रूसो ब्रदर्स का ये मूवी इतनी लंबी हो सकती है। अब देखो मूवी का जो फाइनल कट होता है उसमें बहुत सारे सीन्स को डिलीट कर दिया जाता है जो बाद में रिवील भी होते हैं। इसके अलावा कई सारे सीन्स ऐड भी किए जाते हैं मूवी के फाइनल कट में, कई बार तो रीशूट्स होते हैं, उसमें भी फिर कई सारे नए सीन्स मूवी में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो जो मतलब फाइनल रन टाइम होगा वो एग्जैक्टली 2.5 एंड 3 आवर्स नहीं होगा, लेकिन इसी के आसपास रहेगा। ये जो रन टाइम रूसो ब्रदर्स ने एक एस्टिमेट बताया है, इसी के आसपास मूवी का फाइनल रन टाइम भी होने वाला है। रूसो ब्रदर्स ने आगे भी बताया कि वो अब सेट फोटोज को लीक नहीं होने देंगे। एटलीस्ट उनकी पूरी कोशिश तो यही रहेगी कि सेट से शूटिंग के दौरान कोई फोटोज लीक ना हो। और मूवी को शूट करने के लिए उन्होंने जो लोकेशंस चुन रखी हैं वो भी इस लीकेज वाली बात को दिमाग में रख कर चुनी हुई है। और उन्होंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि तुम भी जानते हो रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की जो कॉन्सेप्ट आर्ट्स थी वो भाई इंटरनेट पर लीक हो गई थी और कितना एक तरह से मतलब उन्होंने मूवी के प्लॉट को स्पॉइल कर दिया, गॉड एम्परर डूम को स्पॉइल कर दिया, हल्क्स के विलेज को स्पॉइल कर दिया, मतलब काफी सारी चीजें एक तरह से स्पॉइल कर दी एक बेसिक से लेवल पर। तो रूसो ब्रदर्स ने कहा कि वो आगे इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। प्लस उन्होंने कहा कि लंदन में मूवी की शूटिंग शुरू होने वाली है एंड दे विल शूट एवेंजर्स डूम्सडे बैक टू बैक अलोंग विद सीक्रेट वॉर्स एज वेल, यानी सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग भी इसके साथ लगभग बैक टू बैक होती रहेगी। इसके अलावा एक नई रिपोर्ट / र्यूमर निकलकर सामने आई है कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम और उसकी टीम वर्सेस हमारे एवेंजर्स की टीम, इन दोनों के बीच में एक रेस होने वाली है एंड इस रेस का जो फिनिशिंग पॉइंट होगा वो होगा लोकी। अभी एमसीयू में रिसेंटली जितने भी बिग चेंजेस हुए, कैंग को डूम से रिप्लेस किया गया, मल्टीवर्स में इंकर्जन्स हुए, इन सभी के बीच लोकी अभी भी मल्टीवर्स के सेंटर में बैठकर उसकी ब्रांचेस को पावर अप कर रहा है, यानी मल्टीवर्स का एक तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकी ही है, ऐसा कह सकते हो तुम। ऐसे में जो भी लोकी तक पहले पहुंच जाएगा मल्टीवर्स का फ्यूचर भी उसी के हाथों में होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आरडीजे का डूम लोकी तक पहले पहुंच जाता है और उस पर अटैक करके उसे डीथ्रोन कर देता है, थ्रोन से हटा देता है, तो मल्टीवर्स की ब्रांचेस बिखर जाएंगी एंड फिर ये डूम पर डिपेंड करेगा कि वो मल्टीवर्स को बचाता है या फिर डिस्ट्रॉय होने देता है। वहीं अगर हमारे एवेंजर्स डूम से पहले लोकी तक पहुंच गए तो वो लोकी को डूम के अटैक से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी एवेंजर्स डूम्सडे में डूम एंड उसकी इविल एवेंजर्स की टीम वर्सेस हमारे जो 616 के न्यू हीरोज है प्लस कुछ एक जो म्यूटेंट्स हैं उनके बीच में लोकी को लेकर एक रेस लगने वाली है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि लोकी खुद को भी तो प्रोटेक्ट कर सकता है, तो ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि लोकी फिलहाल मल्टीवर्स की सारी ब्रांचेस को पकड़े हुए है, वही उन्हें संभाले हुए है, यानी उसके हाथ अभी एक तरह से बंधे हुए हैं, वो खुद को डिफेंड करने के लिए ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता। सो या ही विल डेफिनेटली नीड अ लॉट ऑफ हेल्प इफ डूम अटैक्स हिम। तुम्हें याद होगा थानोस स्टार्टिंग में जब आया था तो हम सब उसे मार्वल के बिगेस्ट बैड की तरह देखते थे, बट जैसे जैसे हमें उसके इरादे पता चले तो एटलीस्ट ये तो क्लियर हुआ कि उसका कोई ईविल इंटेंशन नहीं था, वो बस अपने टाइटन प्लैनेट के ओवर पॉपुलेशन से होने वाले डिस्ट्रक्शन को पहले ही भांप गया था और इसीलिए आधी पॉपुलेशन को खत्म करके बची हुई आधी पॉपुलेशन को एक नई शुरुआत का मौका देना चाहता था।
बिना किसी भेदभाव के। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया हमने थैनोस को और डीपली समझा और देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो सही भी था, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन एक ऐसा वायरस है जो धीरे धीरे आगे बढ़कर खुद ही में खुद को कंज्यूम कर लेता है और खत्म हो जाता है। थैनोस के टाइटन प्लैनेट का एग्जांपल ले लो, वहां पर भी वही हुआ था। तो बाद में थैनोस के इरादे फिर पूरे यूनिवर्स को एक तरह से रीसेट करने के थे, आधी पॉपुलेशन को खत्म करके। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि इस ब्लिप में कोई भी भेदभाव नहीं होने वाला था, अमीर गरीब ऊंचा नीचा ऐसा कोई भेदभाव थैनोस नहीं करने वाला था। यानी कई लोग, सारे तो नहीं बट कई लोग ये भी मानते हैं कि थैनोस भी अपने आप में एक हीरो था। एंड सेम थिंग गोस फॉर RDJ's डॉक्टर डूम। डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता, वो उसे बचाना चाहता है, लेकिन एट सम पॉइंट वो ये जान जाएगा कि मल्टीवर्स को पहली बात तो बचाया जा ही नहीं सकता, और अगर समहाउ बचा भी लेते हैं अभी के लिए कैसे भी करके, चलो मल्टीवर्स को बचा लिया, तो आगे चलकर फिर किसी दूसरे यूनिवर्स में इनकर्जन्स होंगे, फिर से सारी चीजें होंगी, द सेम शिट विल हैपन अगेन। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई डूम ये चाहता है कि वो मल्टीवर्स को खत्म करके सिर्फ एक सिंगल दुनिया बनाए जिसमें उसका राज चलता हो और सब उसके रूल के अंडर इक्वली और खुशहाली से रहें। तो जाहिर है डूम के इस पूरे नैरेटिव से जो लोग एग्री करेंगे वो उसे एक हीरो की तरह देखेंगे, और जो उससे एग्री नहीं करेंगे दे विल सी हिम एज अ विलेन। एंड फाइनली यार एक बहुत ही गंदी र्यूमर बकी को लेकर चल रही है। थंडरबोल्ट्स मूवी में कहा जा रहा है कि बकी मारा जा सकता है, तो चलो इस पर भी बात कर लेते हैं। एंड ऐसा बोलने के पीछे लोग एक मतलब बहुत वैलिड टाइप का रीजन दे रहे हैं। देखो थंडरबोल्ट्स की जो पूरी टीम है, तुमने अगर ध्यान दिया होगा तो उसमें उसके जितने भी मेंबर हैं थंडरबोल्ट्स टीम के, सबके पास अपना सुपर हीरो गिमिक है एंड सबके अपने सुपर हीरो सूट्स हैं। येलेना इज ब्लैक विडो, एलेक्सी इज रेड गार्डियन, जॉन वॉकर इज US एजेंट, आवा इज घोस्ट एंड एंटोनिया इज टास्क मास्टर। पूरी टीम में बस बकी ही अकेला ऐसा बंदा है जो बकी बनकर ऑपरेट करता है विदाउट एनी स्पेशल सूट। ही जस्ट हैज हिज आर्म, जो कब टूट जाए कब गिर जाए किसी को नहीं पता। मतलब एट दिस पॉइंट बकी के पास उसकी अपनी कोई सुपर हीरो आइडेंटिटी है ही नहीं, ना कोई सुपर हीरो सूट है। और ये चीज सच पूछो तो मुझे भी थोड़ा सा परेशान कर रही है। ऐसा लगता है जैसे मार्वल को पता ही नहीं है कि आगे हमें बकी के साथ क्या करना है। वो बकी को उसका एक प्रॉपर गिमिक दे ही नहीं पा रहा है। कभी वो बकी को एज अ मेन कैरेक्टर दिखाता है, तो कभी किसी मूवी में लाकर उसे एज अ साइड कैरेक्टर शोकेस कर देता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि येलेना और रेड गार्डियन जैसों को पुश करने के लिए मार्वल थंडरबोल्ट्स में ही बकी को निपटा दे। और सच पूछो तो यार मूवी के विलेन को देखते हुए ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। ट्रेलर में भी हमने देखा कि बकी को सेंट्री का अल्टर ईगो वॉइड उठाकर फेंक देता है, उसकी आर्म को एक खिलौने की तरह तोड़कर अलग कर देता है। यानी सेंट्री/वॉइड का क्रॉस हेयर सीधे सीधे बकी के ऊपर है। वो बाकी के थंडरबोल्ट्स टीम को मतलब उतनी इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है। वो जानता है कि बकी ही इनका लीडर है एंड दैट्स व्हाई उसके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ बकी ही होगा। जो उसका प्राइमरी टारगेट होगा वो बकी ही होने वाला है मूवी में। तो भाई मुझे थोड़ी टेंशन तो है ही बकी को लेकर, एंड आई रियली होप कि बकी वाली ये र्यूमर गलत हो और बकी आगे डूम्सडे में जाए और स्टीव के इविल वर्जन से मिले। क्योंकि एक बार हम विंटर सोल्जर में स्टीव को इविल बकी से फाइट करते हुए देख चुके हैं, अब बस बकी को एक इविल स्टीव से फाइट करते हुए देखना बाकी है एंड हमारी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। और मेरे ख्याल से मार्वल अगर बकी की डेथ को आगे प्लान कर ही रहा है तो थंडरबोल्ट्स में तो अगर बकी को मार देता है तो ऐसा उसका कुछ पे ऑफ नहीं होगा, बट अगर उसे इविल स्टीव रॉजर्स के हाथों से मरवाता है तो डेफिनेटली भाई इसकी इमोशनल वैल्यू और मतलब एक्साइटमेंट वगैरह बहुत ही नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। बकी को स्टीव के हाथों से मरते देखकर हमारे जो 616 के एवेंजर्स वगैरह हैं वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाएंगे एंड बहुत ही एग्रेसिव खेलेंगे आगे जाकर। तो बकी की जो मौत है वो अगर डूम्सडे में होती है तो ये चीज बहुत ही ह्यूज लेवल पर पे ऑफ कर सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। जितनी भी अपडेट्स मैंने आज बताई उनके बारे में तुम्हारा क्या कहना है ये मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना कतई मत भूलना एंड अगर चैनल पर नए हो देन सब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड बी सेफ। अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।